Namaskar and welcome to the Facebook live series from रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल ऑन द ईव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वीक। हम जैसे सर आप सब जगह जानते हैं कि 1st to 7th August is known as the breast feeding week and today we have with us Preeti Vijay ma'am who is the chief dietitian at रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर। मैम आज हमें बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और उनकी डाइट में क्या क्या बैलेंस चीज होनी चाहिए। हम आज मैम से वो चर्चा करेंगे। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अस एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग अस द टाइम। थैंक यू सपना। मैम आपसे पहले सबसे हम पूछना चाहेंगे कि एक हफ्ते के लिए ब्रेस्ट फीडिंग वीक को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों आपकी मेडिकल टीम, मेडिकल फ्रेंड्स इस पे इतना काम करते हैं, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए सपना, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1st to 7th अगस्त को हम लोग एज ए ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं और इस वीक को सेलिब्रेट करने का जो मेन पर्पस है वो ब्रेस्ट फीड की जो इम्पोर्टेंस है उसको अपनी सोसाइटी में उसकी इम्पोर्टेंस को फैलाना है कि उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हर साल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक थीम रखी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग वीक में, जैसे कि इस बार की जो थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि आपको इसमें सिर्फ मदर का ही रोल नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किसी मदर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर के साथ साथ फादर की है, घर के जो बाकी दूसरे मेंबर्स हैं उनकी सबकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो मदर को प्रमोट करे या मदर को मोटिवेट करे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे हो सकता है? एक जो ब्रेस्ट फीड है वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, उसे किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। जो शुरू के फर्स्ट आवर जो होता है, डिलीवरी के बाद का जो एक पहला शुरू का घंटा होता है, उसमें मदर जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें बहुत ज्यादा आपके एंटीबॉडीज रहते हैं और वो बच्चे के लिए वैक्सीनेशन की जैसे हम बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन का बात करते हैं, तो वैसे ही वो एंटीबॉडीज बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं और उसको आगे होने वाले इन्फेक्शन से बचाते हैं। साथ ही जो मदर अगर फीड कराती हैं बच्चे को, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उन मदर्स को वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। आगे उन्हें फ्यूचर में से कभी भी कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, डायबिटीज के चांसेस कम होते हैं। साथ ही ये उनका चाइल्ड और मदर की बॉन्डिंग भी इससे इंक्रीज होती है और मदर में स्ट्रेस भी उससे कम हो जाता है। तो होल समरी की ब्रेस्ट फीडिंग एक मदर के लिए और चाइल्ड के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत ज्यादा आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सोसाइटी, फैमिली मेंबर्स सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मदर को एनकरेज करें और उसको सपोर्ट करें व्हेन शी इज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब आई एम श्योर बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैम इस पे हमें आपको बताइए, बिकॉज जरा बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये मत खाओ, ये खाओ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जनरली सभी मदर्स को जो ये कंफ्यूजन रहता है कि कुछ भी हमें घर में सोसाइटी में सुनते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, या घर में कोई बड़े हैं तो वो कहते हैं कि ये खा लेना चाहिए, बट देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिहाइंड दिस। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर टॉक में कहती हूँ, बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपके डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लैक्टेटिव मदर हो, अगर आप फीड कराते हो तो आपको कोई न्यूट्रिएंट छोड़ देना चाहिए अपने डाइट के अंदर। साथ ही जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट जो है कैलोरीज की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जो भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उससे आपकी 500 to 550 कैलोरीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप बेबी को फीड करा रहे हो तो आपका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। साथ ही आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, तो करीब 25 to 30 ग्राम एडिशनल प्रोटीन हम लोग डाइट में इंक्रीज करते हैं किसी भी लैक्टेटिंग मदर के लिए। उनकी हाइट वेट के हिसाब से, उनके BMI के हिसाब से हम लोग ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। अगर कैलोरीज के लिए जैसे आप अपने खाने में आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल जो अपना अनाज है, चावल है, रोटी है, जो अपना नॉर्मल दाल है, सब्जी है, फल है या रागी है, जैसे ओट्स है, साबूदाना है, ऐसे आप कोई भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं प्रोटीन्स के लिए आप अपने खाने में दालें हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध है, दूध की चीजें, पनीर जो होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, वो भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग भी ले सकते हैं।
और साथ ही साथ जो और मेन जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि हम लोग इस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आयरन और कैल्शियम भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में तो आयरन और कैल्शियम पे हम लोग ध्यान देते ही हैं, उसके हम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, टैबलेट्स भी खाते हैं, लेकिन लैक्टेटिंग के टाइम पे मदर्स जनरली इस चीज को भूल जाती हैं कि आयरन और कैल्शियम भी लेना है। आजकल जैसे डॉक्टर्स उसके लिए मेडिसिन जो सप्लीमेंट्स जो आते हैं आपके टैबलेट्स भी दे देते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी डाइट में भी करीब 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम और 30 मिलीग्राम ऑफ आयरन भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कैल्शियम के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे रागी ले सकते हैं, किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया, दालें हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। और आयरन के लिए आप आयरन रिच फूड आइटम जैसे आपके जैसे बेसन है, जैसे आपकी दालें हैं, आपका हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, गुड़ है, ये चीजें जैसे आप खाने में बहुत इजीली शामिल करके अपनी आयरन की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही लिक्विड का इंटेक भी आपका प्रॉपर रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो भी आपको बेबी को फीड कराने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैम ने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही स्पेसिफिकली बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैम, बहुत सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा मिल्क सप्लाई उतना सफिशिएंट नहीं होता है तो मैं खा रही हूँ, तो ऐसा मैम कोई फूड आइटम्स हैं जिसको खाने से इस प्रॉब्लम में उनको थोड़ी हेल्प हो सकती है? जी सपना, जनरली क्या देखा गया है ना कि फीमेल्स उनका जो डाइट है वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा वेट गेन ना हो, तो ये सोच के वो डिलीवरी के बाद भी अपना जो डाइट पैटर्न है उसको अपना इम्प्रूव नहीं करती हैं, या फिर अपनी डाइट में जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो चाहिए, जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स की बात करी कि न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में पूरा होना चाहिए। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है तो आपका जो बच्चों को फीड करा रहे हो वो भी आपका प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सबसे जरूरी बात कि आपके डाइट में उसके लिए आपके प्रोटीन्स होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको बार बार उस पर इनिशिएट कर रही हूँ कि जनरली अपनी जो डाइट्स रहती हैं, जो अपन वेजिटेरियन डाइट या जो भी अपन घर में डाइट लेते हैं, मेजरली अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको प्रोटीन्स का भी ध्यान रखना है। उसके लिए आप दिन में 3 से 4 बार मिल्क ले सकते हैं, आप दाल का सूप ले सकते हैं, आप और सब्जियों का सूप भी ले सकते हैं, जैसे ओट्स पॉरेज ले सकते हैं, साबूदाने की खीर ले सकते हैं, और या अपने आप खाने में जैसे जीरा है, सौंफ का पानी है, जैसे लहसुन प्याज जैसे आपकी है, दालें हैं, वो सब चीजें बहुत इजीली अपनी किचन में अवेलेबल है जिनको कि आप शामिल कर सकते हो। साथ ही जो फीमेल्स बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इंटेक करती हैं उनमें भी डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो भी आपको मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है। और जब भी अगर आप मिल्क ब्रेस्ट फीड करती है और मिल्क को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि आपको मिल्क प्रोडक्शन कम है, या बेबी को जब मिल्क आप फीड कराते हो और फीड कराने के बाद बेबी को अगर कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बिफोर फीडिंग चाइल्ड आप मदर्स को जरूरी है कि वो पहले 1 गिलास पानी पी लें, 1 गिलास या 2 गिलास जैसे भी उनको फीड लगता है फीड कराने से पहले, ताकि जब आप मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे तो वो मिल्क थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है और वो बेबी को इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन भी आपका बहुत इजी हो जाता है, रादर उन फीमेल्स में कि जिनका कि पानी का इंटेक कम है या जो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है। लेकिन इस बात में आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हम सिर्फ पानी पिएंगे और हमारा मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पानी में ही आपका वो न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन yes, with the balanced diet or with the nutritious diet your liquid intake is also very important। तो इसलिए अपने को लिक्विड के लिए अपन पानी के साथ में नारियल पानी है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा शरबत है, या जूसेस हैं, या जैसे मैंने बताया सूप्स हैं, ऐसे आप और भी चीजें अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। मैम, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक वन ऑफ द बेनिफिट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज कि वेट लॉस में भी वो हेल्प करता है। तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड जो हम फेसबुक देखना चाहेंगे वो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। जनरली सपना क्या होता है कि जब आप डाइट ले रहे हो, आप लैक्टेशन के टाइम पे आप अच्छा खाना खाते हो, आपको लगता है कि आपका जो डाइट है वो अच्छा डाइट होना चाहिए, अगर आप वो नहीं खाते हो तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट योर चाइल्ड। सो ये सोच के कि अपन अच्छा डाइट लेते हैं और जब अपन
बच्चों को फीड कराते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न में भी हेल्प करता है। ये बहुत सी मदर्स को नहीं पता होगा कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो उससे आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं और आपकी कैलोरीज यूटिलाइज हो रही हैं। जब वो कैलोरीज अगर आपकी यूटिलाइज हो रही हैं तो डेट हेल्प्स यू इन वेट लॉस। तो इसीलिए बार बार ये चीज़ बताई जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए वेट लॉस में भी इससे हेल्प होती है। सो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझाई है कि ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू बर्न योर कैलोरीज। सो मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ सर्टेन टाइम उनको लगता है अब मुझे वेट लॉस प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये क्या है, व्हाट वेट लॉस प्रोग्राम वी हैव फॉर मदर्स हु हैव पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, और कब उनको शुरू करना चाहिए? उसके लिए सबसे आपका देखो जरूरी है कि जनरली हम लोग जो हमेशा हर मदर को एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले तो जब भी आपका डिलीवरी के बाद में फर्स्ट आवर जो आपका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव द कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 6 मंथ्स तक आपका कंटिन्यू आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। 6 मंथ्स के बाद में फिर आप बच्चे को थोड़ा सा आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी स्टार्ट करते हो, जैसे कि आपने दाल का पानी दिया, चावल का पानी दिया, खिचड़ी दिया, तो ऐसा आप शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जनरली फिर भी हम कहते हैं कि 2 साल की एज तक बच्चे को फिर भी माँ का दूध मिलना चाहिए, बिकॉज माँ का दूध जितना बच्चे को मिलता है 2 साल तक की एज में उन बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो इसी चीज को मैं इससे कनेक्ट करूंगी कि अगर आप वेट लॉस के लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 6 मंथ्स तक आपका मदर का बच्चों को फीड कराना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे अगर आप वेट लॉस के लिए प्लान करते हो और अगर आप अपनी डाइट को कट करके डाइटिंग पे शुरू कर देते हैं तो आपकी डाइट में काफी पोषक तत्व ऐसे जो होने चाहिए वो मिस हो जाते हैं और बेबी को नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आप 5 मंथ्स या 6 मंथ्स की जब आपका बेबी हो जाता है उसके बाद जनरली एडवाइस करते हैं हम लोग कि आप बच्चे को जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू कर सकते हो तभी आप वेट लॉस के लिए प्लान करो, बिकॉज थोड़ा बहुत आप जो डाइट है वो बेबी को एडिशनल आप ओरल भी फिर देना शुरू कर चुके होते हो। तो 6 मंथ्स के बाद में आप डाइटिंग कर सकते हो, जैसे आपके जो एडिशनल स्नैक्स हैं, जैसे आपने बहुत ज़्यादा रिच कैलोरी वाले जो आप स्नैक्स खा रहे थे या आप बहुत ज़्यादा जो घी वाले आइटम्स अगर खा रहे हो अभी, तो उनको अब आप छोड़ सकते हैं 6 मंथ्स के बाद में और आप हेल्दी डाइट पर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज मेक अ नोट कि इनिशियल 6 मंथ्स हमें कोई भी डाइट या डाइटिंग पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दैट 6 मंथ्स इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द बेबी। एज मैम ने कहा 2 साल तक तो हमें डेफिनेटली बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, बिकॉज मैम ने इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हमें बताई रहता है कि बच्चों के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैम अभी भी देयर इज लॉट ऑफ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऑरेंज जूस नहीं पीना चाहिए, क्या ये सब कुछ सच है? काफी सारे मिथ्स है जनरली, जैसे कि हम लोग भी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि मदर्स को कई जगह पे कि चपाती नहीं खानी है बिकॉज अभी आपका डिलीवरी हुआ है तो चपाती अवॉइड करो, या फिर आप जैसे फ्रूट्स मत खाओ, और जैसे आप जैसे कह रहे हो ऑरेंज जूस मत पियो या कोई भी फ्रूट जूसेस है या लेमन वाटर है ऐसा मत लो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली आपको सबसे पहली बात तो कैलोरीज चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अगर आप चपातीज या दलिया या जो भी आपका नॉर्मल खाना है, राइस जो भी अगर आप खाते हैं, अगर आप वो नहीं खा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में तो आपको कैलोरीज नहीं मिलेंगी और आप बेबी को फीड कराने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी उससे कम होता है। दूसरी बात, जैसे अगर आपने बोली ऑरेंज जूस है या जैसे लेमन वाटर या कोई भी अगर आपके विटामिन सी रिच सोर्सेज हैं तो खट्टी चीजें हैं या फल हैं वो भी आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्रूट्स में या जैसे आपके जूसेस या लेमन वाटर इनमें सब में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं और साथ ही आपके विटामिन सी और अदर विटामिन एंड मिनरल्स भी रहते हैं। और ये जो विटामिन है, ये विटामिन सी आपकी हीलिंग में आपको हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और साथ ही विटामिन सी आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग रहता है उसमें उसके दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसी वजह से कि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है और विटामिन सी आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो फ्रूट्स या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी सिट्रस फ्रूट्स वगैरह खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो फ्रेंड्स, मैम से ये क्लियर हुआ है कि ये एक तरह का मिथ है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त विटामिन सी या किसी तरह का जूस या आई एम श्योर मैम होममेड जूस की बात कर रही हैं, बाजार के जूस की बात नहीं कर रही है, कि हमें नहीं लेना चाहिए। आप आराम से ले सकते हो बिकॉज इट हेल्प्स इन योर आयरन एब्जॉर्प्शन। मैम एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गिव यू ब्रेक फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। एक जनरल एडवाइस आप पब्लिक को क्या देना चाहती हैं, बिकॉज अभी एक ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। व्हाट इज योर मैसेज एंड व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल द मदर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स? मैं यही एक एडवाइस सबसे इम्पोर्टेंट देना चाहती हूँ कि आप अपने बेबीज को 6 मंथ्स कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग जरूर दें, और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद में आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 इयर्स की एज तक बेबी को फीड करवाएं, जो भी ये आपके बेबी का इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और जब भी मदर्स अगर बेबी को फीड कराती हैं तो किसी काम में बिल्कुल अपनी काम एनवायरनमेंट में बैठ के कराएं। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो बच्चा अच्छे से फीड भी नहीं कर पाता है। और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने देखा है कि जनरली प्रेग्नेंट फीमेल्स या जैसे लैक्टेटिंग मदर्स, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि सेंधा नमक खाते हैं ये सब लोग, एंड सेंधा नमक में आयोडीन नहीं रहता है। तो सेंधा नमक की जगह आप अपना नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट ही ले, बिकॉज किसी भी फीटस के लिए व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, फॉर द फीटस एंड फॉर इन्फेंट्स ऑल्सो द आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इसके लिए आप अपने डाइट में नॉर्मल सॉल्ट जो आपका रहता है उसको यूज करें। डेली 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स का ले, प्रोटीन डाइट ले, और 2-3 सर्विंग्स फ्रूट्स की ले, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन भी ना हो और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और सब जो जरूरी विटामिन हैं वो भी आपको मिल सके। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या मिथ्स है ब्रेस्ट फीडिंग वीक को लेके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। विल बी बैक डे आफ्टर टुमारो विद डॉक्टर ललिता कनौजिया। शी इज द पीडियाट्रिशियन, टू नो मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू सो मच।